हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम ना कोशिश करेंगे सिर्फ हिस्ट्री को अटेम्प्ट करने की। इसमें ना हिस्ट्री के ना हर तरीके के आंसर्स दिए हुए हैं, जैसे कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है। अब इसमें ये है कि ना आपको सिर्फ हिस्ट्री को ही ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी है कि आपको ज्योग्राफी जो है, ज़्यादातर ज्योग्राफी आपकी बुक नोटबुक से अंदर से आती है, तो आप ज्योग्राफी का रिवीजन बुक नोटबुक से करिए। जितना हो सके उतना बुक नोटबुक को दिमाग में रखो। ठीक है। और एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो आपको तीनों बुक से करनी है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। ठीक है। इसके अलावा जो हिस्ट्री के आंसर्स हैं वो आपको केस स्टडी, जो मतलब आपकी जो अध्ययन वगैरह आती है एमपी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में अध्ययन है, एमपी बोर्ड में परीक्षा बोर्ड आती है, केसफ की बुक आती है, जिसके पास जो भी है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए है। तो थोड़ा सा आप आज हम सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस करेंगे और हिस्ट्री के आंसर्स में भी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग सब होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसके आंसर्स आपको आपकी बोध अध्ययन में इन सब में मिल जाएंगे। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप क्वेश्चनों को ही दिमाग में रखिए। तो चलिए पहली स्लाइड है। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज हु फाउंडेड द आर्य समाज। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको दिख जाएंगे आपके अध्ययन वगैरह में। इनके आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर भी डाल दूंगा। बट अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज मेंट बाय चार्टर। जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चार्टर एक्ट लाई थी, तो इसमें चार्टर क्या था। ठीक है, ये चार्टर एक्ट क्या है। थर्ड वन इज, हाउ डू फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हेल्प करते हैं, ये आपको बताना है। हु इज़ नोन एज द शेर ए मैसूर। मैसूर यानी कि मैसूर का जो शेर है वो कौन है, सभी को मालूम है इसका नाम, सभी का फेवरेट है। मैं बता देता हूँ, जिनको पता ना हो, वो है टीपू सुल्तान। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंडिगो एंड वोड प्लांट। ये भी एक डिफरेंस बिटवीन है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो ये आपको पढ़ना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड ऑन द लैंड ऑफ रियॉट्स। अब इंडिगो कल्टीवेशन की बात करें तो इंडिगो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में। कैसे ब्रिटिशर्स ने भारतीय जो जितने भी भारतीय फार्मर्स हैं उनको फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए, उनको फार्मिंग करने के लिए बहुत फोर्स किया था। तो ये इसका आंसर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वाज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट। जो महलवारी सिस्टम है वो परमानेंट सिस्टम से डिफरेंट क्यों है। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन महलवारी एंड परमानेंट सिस्टम भी आता है, तो ये सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ ब्लू रेबेलियन। ये ब्लू रेबेलियन क्या है। हु वर ड्यूक्स। व्हाट इज जूम कल्टीवेशन, एंड जूम कल्टीवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। इस आंसर को थोड़ा सा आप लोग अभी याद कर सकते हैं, स्टिल अभी आपके पास 5-7 दिन हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। सो आप लोग अभी इस पर फोकस कर सकते हैं। हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप सपोर्ट बिरसा। अब एक जो ट्राइबल है उसमें, ट्राइब्स में एक जाति है बरसा मुंडा। मुंडा जाति जो है, इसमें हमने मैप में भी जो आता है, मैप अगर आ जाए 8th में या 10th में जो भी है, तो 8th क्लास में अगर मैप आता है, क्योंकि ये 10th का वीडियो नहीं है, 10th में तो आता ही है, बट 8th में अभी तक आया नहीं है। अगर आ जाता है तो उसमें भी एक हमने मुंडा जाति के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ पैस्ट्रोलिस्ट। पैस्ट्रोलिस्ट की लाइफ के बारे में आपको बताना है। ये वही है चरवाहा, जो अंग्रेज़ों ने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे कि वो हमारे इलाके में, यानी कि इनको इलीगल ट्राइब्स में काउंट करने लगे थे। तो ये भी आपको एक अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ डिड द फॉरेस्ट लॉज इफेक्ट द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये आंसर वही है पैस्ट्रलिस्ट से रिलेटेड, कि जो फॉरेस्ट के जो कानून थे उसने ट्राइबल्स ग्रुप की जो आपके जो ट्राइबल्स हैं उनके उनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान क्यों किया था।
ठीक है। सो अभी ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इसमें यही है कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं और जो फॉरेस्ट जो लॉज हैं जो अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट लॉ बनाए वो किस हिसाब से इन दोनों की लाइफ इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुली इनको इलीगल ट्राइब्स में डिक्लेयर कर दिया। इससे इनको और भी ज़्यादा परेशानी हुई। ये अपने जो कैटल्स थे, ठीक है, वो सही ढंग से वो इस चीज़ को नहीं मतलब जी पाए अपनी लाइफ को। तो क्वेश्चंस के आंसर आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। जो आंसर समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में आपको उसके आंसर्स भी कर दिए जाएंगे अगर आपको लगता है तो। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर एक चैप्टर है व्हेन पीपल रिवेल और द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं क्लास 8th में, इसमें से कहीं से भी एक आध क्वेश्चन ये दे सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ड्यू टू विच प्रॉब्लम डिड द पेजेंट्स ज्वाइन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या परेशानी हुई थी जो किसान थे उन्होंने रिवॉल्ट को ज्वाइन कर लिया था 1857 के रिवॉल्ट को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वॉट इज़ कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल क्या है, मतलब कॉल्ड एज क्या है ये भी आपको देखना है। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के फ्रीडम में क्या मेन कारण थे, मतलब 1857 में जो फ्रीडम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई जिसे हम फर्स्ट फ्रीडम फाइट भी स्ट्रगल भी कहते हैं, इसके रीजंस क्या क्या थे, क्यों ये इतना ज़्यादा हुआ। वैसे तो सभी लोगों को इसके आंसर्स मन से भी बना सकते हैं, बट एग्जैक्ट लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स में डायरेक्ट आंसर्स मांगते हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये पूरे का पूरा 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसका फेलियर भी इसी में बताया। अब प्रॉब्लम ये है कि 1857 वाला जो चैप्टर है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब चाहे तो आप इसका रिवॉल्ट पढ़िए, चाहे इसके मेन कॉजेस पढ़िए, ठीक है, चाहे इसका फेलियर पढ़िए, लेकिन कहीं ना कोई क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। देखिए, हु इस्टेब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी किसने इस्टेब्लिश करी थी। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज मेंट बाय वार्नाकुलर। अब वार्नाकुलर प्रेस एक्ट भी था एक, और वार्नाकुलर भी है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, जिसमें अंग्रेज़ों ने इस चीज़ के लिए भारतीयों को बताया था कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से अपने उनको प्रेस को दबाने के लिए अपनी मर्जी से आप कोई भी अखबार में चीज़ें नहीं छाप सकते अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फिर नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश शांति निकेतन। अब ये हु फाउंडेड द आर्य समाज। नेक्स्ट, अब ये देखने वाले क्वेश्चन है, क्या शांति निकेतन, आर्य समाज, एशियाटिक सोसाइटी, ये सब इस्टेब्लिश किए गए थे किसके द्वारा। तो 3 4 हैं, इसमें से एक ना एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये तो एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। क्या आपको इनमें से कितने याद हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं, और अपनी फर्दर स्टडी भी और अपनी जो भी आप आगे कर रहे हैं उसको बुक से, नोटबुक से, और जितना भी आपको अगर ये पहले से याद है तो आप दूसरी किसी उसमें जा सकते हैं, कोई दूसरी नोटबुक में देखें और बुक की रीडिंग अच्छे से अच्छी करें। बुक की रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है और बोर्ड के एग्ज़ाम है स्टेट बोर्ड में, तो कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ women एंड चिल्ड्रन इन द इंडियन सोसाइटी अबाउट 200 ईयर्स फ्रॉम टुडे। मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप अपने मन से भी बना सकते हैं कि औरतों और बच्चों की कंडीशन कैसी थी आज से 200 साल पहले। अब 200 साल पहले आप ये देख सकते हैं, क्या एक क्वेश्चन भी था, क्या लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, ठीक है, बच्चों की चाइल्ड मैरिजेस होती थी, विमेन जो थी उनकी सती प्रथा सिस्टम था, उनके हस्बैंड के मरने के बाद उन्हें सती होना पड़ता था। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स में आप लिखें, और पॉइंट्स जितने ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन इन प्रेसिडेंट टाइम। ये एक क्वेश्चन है, क्या औरतों की और लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में बताएं। अब यहाँ तो बच्चे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ और औरतों के बारे में बताया है।
फिर नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का नाम बताना है भारत के, लेकिन बाई चांस आ जाए, क्योंकि स्टेट बोर्ड में इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन सिंगल वर्ड में भी पूछ लेते हैं। फिर लास्ट स्लाइड के साथ ही बस दो इम्पॉर्टेंट आंसर, गांधी जी को कौन भूल सकता है, अगर गांधी जी नहीं आएंगे पेपर में तो फिर क्या ही आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गांधी जी डांडी मार्च। तो डांडी मार्च को बताना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इसमें बताए गए हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, जितना हो सके उतना याद करें, आंसर्स मिले नहीं तो आप पूछ लें कमेंट्स में। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।